नमस्कार एमएस टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यशी और एक बार फिर रूबरू प्रोग्राम में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर विपिन गौर सर हमारे साथ में मौजूद है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते थैंक हैं। यू। सबसे पहले तो सर का इंट्रोडक्शन दे दें तो सर एनएआई के जनरल सेक्रेटरी हैं एनआईसीजे के। और हम आपको बता दें एनएआई यानी कि न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स को। सर, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी और जानकारी दें एनएआई के बारे में। न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत की दूसरी सबसे पुरानी पत्रकारों की एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों के हितों के लिए काम करती हुई आ रही है। न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन भी आप बोल सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक ऐसा संगठन है जिसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा पत्रकार हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। करीब 4,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स ये हमारे साथ एसोसिएट हैं। और 1993 में हम हमारे फादर साहब डॉक्टर एम आर गौर साहब ने इसको रजिस्टर्ड किया था और कोशिश की थी कि जितने भी कम्युनिटीज होती हैं उन सब के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड होता है, या पत्रकार जो है वो देश की लोगों की समस्या तो बताता है पर पत्रकारों की समस्या कौन बताए। तो इन सब उद्देश्यों के साथ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और पिछले 32 सालों से न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पत्रकारों के हित के लिए काम कर रहा है। और कोशिश ये रहती है कि पत्रकारों के हितों के साथ साथ हम उन लोगों की भी हितों की बात करें। जैसे कि आप देखा होगा सोशल मीडिया, आजकल जी। सोशल मीडिया की कोई एसोसिएशन नहीं है। हम्म। अब उनके लिए कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, पर बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐसे चैनल्स हैं या ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने हमसे मेंबरशिप ली है और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई समस्या है तो हम उनकी हेल्प करें। फिर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि सर हम चाहते हैं कि जो प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनको मान्यता प्राप्त पत्रकार भी बनाया जाता है, सरकार उन्हें मान्यता प्राप्त बनाती है, उनको जी। एक्रेडिटेशन देती है, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई उनकी कोई डिमांड आई है और हमें ये करना चाहिए। तो हम लोगों ने लगभग सब देश की जितनी भी राज्य सरकार हैं उन सबको हमने पत्र लिखा और उसमें हमने उनसे एक अमाइंडमेंट करने की मांग करी कि जो डिजिटल के जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल मीडिया में जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया में जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें कि उनको भी मान्यता प्राप्त पत्रकार बनाया जाए, एक्रेडिटेशन दिया जा सके। जी। तो न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पत्रकारों के हित के लिए ही काम करती है और पत्रकार कहीं से भी हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी चैनल से हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या जी। डिजिटल पत्रकार होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। क्या बात है सर। सर, इसी से रिलेट करते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जर्नलिस्ट की बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हिसाब से क्या होती है? एक पत्रकार की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उस गलत होने से रोकना, और जो गलत हुआ है उसको सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना। पत्रकार समाज का आईना है। जी। आपने मिरर देखा, मिरर? हाँ जी। तो मिरर में हम क्या देखते हैं? खुद को देखते हैं। जी। और हमारे समाज में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको अपने समाचार पत्र में छापना, उसको अपने चैनल में चलाना, अगर हम सोशल डिजिटल मीडिया से तो उसको अपने सोशल या डिजिटल मीडिया में डालना, और सरकार और प्रशासन तक वो समस्या को पहुंचाना और उसका समाधान कराना। पत्रकारिता का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने खबर बना दी और काम खत्म, या हम लोगों ने कैमरा से कोई चीज शूट कर दी और हमने बता दिया यहाँ पर ये घटना हुई, काम खत्म। जी। हमारा काम ये भी है कि हम उस चीज पे रिसर्च करें, उसको एनालाइज करें, और हम भी कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल के सरकारों को दें या जनता को दें जिससे कि उस चीज के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद हो सके। जी, बिल्कुल। बेसिकली सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करना जी, बहुत ज़रूरी है। एक सोशल वर्क जो कहते हैं जी, ना, बिल्कुल। रियल सोशल वर्क जो है वो आप कह सकते हैं जर्नलिज्म है। सर, आजकल हम देखते हैं आजकल के दौर में मतलब इमोशंस कहीं न कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। हम प्राइवेसी में जो सबसे ज़्यादा मीडिया लॉज़ एंड एथिक्स में हम पढ़ते हैं, तो प्राइवेसी कहीं न कहीं हम हिंडर कर देते हैं लोगों की, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ये उठाया है कि हम लोगों को क्या हो गया है। आपने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सुबह जी। उठ के पूजा करते हैं? जी। करते हैं। हाँ जी। पर हिंदुस्तान में 90% लोगों ने पूजा करना, अपने मंत्रों का उच्चारण करना, हुँ। अपनी सभ्यता को भूल गए हैं। बिल्कुल। आज देखिए कि जो भी व्यक्ति, आप किसी ब्राह्मण के घर में जाइए, हुँ। तो आप किसी ब्राह्मण के घर में जब जाएंगे तो आप सबसे पहला उसका उद्देश्य देखेंगे कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना। हुँ।
दूसरी क्या चीज देखेंगे, उनको सभ्यता, उनको संस्कृति, उनको हमारे देश के बारे में जानकारी देना, उनको संस्कृति के बारे में जानकारी देना। जी। आज हमारा समाज सिर्फ मोबाइल पे उठता है और मोबाइल पे सो जाता है। आज हमारा यूथ जो है, मुझे कहने में शर्म भी आती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर ये सच्चाई है कि हमारा यूथ मोबाइल पे सिमट गया है। बिल्कुल। कुछ समय पहले मुझे एक बार मन में कुछ हलचल सी आने लगी कि एआई आ गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और एआई के आने से अब कुछ दिनों के बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी जॉब, कैसे जॉब करेंगे, जॉब सिक्योरिटी जीरो लगने लगी। जी। पर एक आर&डी करी हम लोगों ने और उसमें मुझे जब आर&डी का रिजल्ट आया तो मुझे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। क्यों? क्योंकि 90%, 90% जो यूथ है हम्म। वो सिमट गया है मोबाइल पे। बिल्कुल। अब जो एक बच्चा 4 घंटे पढ़ना चाहिए तो 8 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, सिर्फ स्क्रॉलिंग। 4 to 8 hours यूथ जी। आज की डेट में सिर्फ रील्स देख के अपना पूरा दिनचर्या निकाल रहा है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा यूथ आगे चल के कुछ कर पाएगा? बहुत मुझे तो मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जी। इसलिए मेरे को लगता है कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जी। उनको मोबाइल का ज्ञान होना चाहिए, उनको लैपटॉप का ज्ञान होना चाहिए, उनको न्यूज़ चैनल्स दिखाने चाहिए। जिस तरीके से उनकी एज बढ़ रही है, जिस क्लासेस में वो आ रहे हैं, हमें बच्चों के साथ उतना घुलना-मिलना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। हम्म। तो ये सब चीज़ें हम लोग तो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग डेली उठ के सुबह, मेरा बेटा अपने आप ही शाम को पूजा करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। मेरी बिटिया मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़ती है, टीका लगाती है अपने। तो हम अगर ये संस्कृति जो है अपनी बरकरार रखेंगे तो जो आप प्राइवेसी वाली बात बोल रहे हैं, ये चीजें जो हैं ये बहुत सही तरीके से आगे चलेंगी। आप देखिए जी। आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, साइलेंट डिवोर्स हो रहे हैं। हम्म। शादी तो कर ली, बाद में नहीं अपना सिस्टम चल पा रहा है तो डिवोर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अब शादियां भी वो डिवोर्स हो रही हैं जो लव मैरिज करी हुई है। हम्म। जिन्होंने लव मैरिज करी वो साइलेंट डिवोर्स कर रहे हैं। जी। तो ये सब चीजें बढ़ती इसलिए जा रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। हम्म। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है। हमारा जो फुल डे का गेमिंग जो पीरियड होता था या हमारा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारा एथलीट होता था, हम्म। वो हमारा मोबाइल हो गया है। हम्म। ज्ञान तो हमारे लिए जीरो हो गया है। हमारे को वही ज्ञान है जो हमें सिर्फ मोबाइल से मिल रहा है। जी। किताबें पढ़नी हमने छोड़ दी है। मोबाइल पे हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, फेक न्यूज। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि आज तक जैसे चैनल ने खबर चला दी थी कि जी। धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र का जी। देहांत हो गया है, पर वो खबर बाद में पता चला कि वो असली फेक खबर थी। नहीं थी, फेक थी। जी। जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें आर&डी करनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हम्म। हमें ये लैपटॉप या मोबाइल पे पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बिल्कुल। हमारे पास में जो हार्ड कॉपी है उसको पढ़ना चाहिए जी। और लिखना भी चाहिए साथ साथ। अब हमें लगता है कि हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हाँ ये न्यूज़पेपर आया है, इस न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइंस अच्छी हैं या हम्म। कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, उन्हें हमें अपने बुक्स में, अपनी डायरीज में लिखना भी चाहिए। जी, बिल्कुल सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगी मारवा स्टूडियोज़ पे कुछ ही टाइम बाद अभी आयोजित होने वाला है ग्लोबल जर्नलिज़्म फेस्टिवल। तो हम उस पे भी आपसे बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, जो बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं, उनके लिए हम पूछना चाहते हैं सर, आपके हिसाब से आज के एरा में करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या मतलब रह गया है? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल फेस्टिवल जर्नलिज्म ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे मतलब मैं कहते हैं ना कि हम रूह से जुड़े हुए हैं। जी। इसका फर्स्ट एडिशन जो शुरू किया था उस समय संदीप मारवा सर और मैं, हम लोग ही बैठे थे, बात कर रहे थे और बातों बातों में हम लोगों ने प्रयास किया कि हम करें। और सर, संदीप सर तो है, इज अ ग्रेट पर्सन, वो कुछ हुँ। ठान लेते हैं तो करके ही उसको आगे बढ़ते हैं। जी। और उनके गाइडेंस में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया और सर ने बोला 100% अच्छा होगा। हुँ। और आप विश्वास करेंगे, पहला जर्नलिज्म फेस्टिवल जो था हमारा उसमें 37 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस समय हमें लग रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, बट हमें भरोसा था कि संदीप सर खड़े हैं। जब कहते हैं ना कि हमारा लीडर पावरफुल हो, हमारे लीडर के ऊपर भरोसा है जी। तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज अच्छी होंगी होंगी। हुँ। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे तो पत्रकारिता में बहुत सारे काम कर रहे थे, अलग अलग चीजें, अलग अलग अवार्ड सेरेमनीज, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे, वर्कशॉप्स कर रहे थे, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें करना था। और वो जब हमने किया तो 3 दिन के बाद हमें ये फील हुआ कि नाउ वी आर दी ग्लोबल पर्सन।
सर तो हैं ही, संदीप सर तो हैं ही, इज ऑलरेडी जी। लाइक रनिंग मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंटरनेशनली बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बट हम लोग जुड़े थे, बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। सो वो एक दिन था जिस दिन इंटरनली अंदर से ये फीलिंग हुई कि हाँ, हम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच चुके हैं। फिर सर के साथ हमने कई सारे टूर्स भी किए इंटरनेशनली। तो जब सेकंड एडिशन था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ऑफ द कैमरा बोलना चाहिए बट ऑन द कैमरा आज मैं बोल देता हूँ, संदीप सर जानते हैं। जी। जब हम सेकंड एडिशन कर रहे थे, तो 14 फरवरी को मेरी एंगेजमेंट थी, ओके। और 12, 13, 14 का हमारा ये फेस्टिवल था। ओ। तो मेरी एंगेजमेंट सारी चीजें डन हो गई, सारे जो गेस्ट थे सबको बोल दिया, और मेरे को एकदम 3 दिन पहले ही याद आया कि फेस्टिवल तो 3 दिन का है और मेरी एंगेजमेंट है। ओ ओ। तो मैं बड़ा परेशान, जी। मैं सर को फोन किया, कह रहे कोई दिक्कत नहीं विपिन, तू अपना प्रोग्राम कर, मैं संभाल लूंगा। हम्म। बट मुझे लगा नहीं यार, हमने इसके लिए जो है बहुत कहते हैं ना कि दिल से, कहते हैं ना कि कोई चीजें इमोशनली अटैच हो जाती है हमारे जी। साथ। जी। तो आप विश्वास करेंगे, मैंने 14 की जगह 15 को अपनी एंगेजमेंट करी, ओ। एक दिन डिले कर दिया एंगेजमेंट को। मैंने कहा नहीं, फेस्टिवल में मुझे रहना है, भले ही कुछ भी हो, मैं फेस्टिवल में रहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक रहूंगा, तीनों के तीनों दिन रहूंगा। जी। तो मैंने अपने जो एंगेजमेंट थी उसको एक दिन डिले कर दिया, सारे गेस्ट को दोबारा से अगले दिन का टाइम दिया, तो नेक्स्ट डे मेरी एंगेजमेंट हुई। बट मुझे इस बात का बड़ा कहते हैं ना कि फक्र होता है, हम्म। गर्व होता है कि मैंने अपने काम को, कहते हैं वर्क इज वर्शिप, बिल्कुल सर। तो मैंने अपने काम को भगवान समझा, और आज देखिए 14th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है, जी। 14 ईयर हो जाएंगे इसको कंप्लीट। तो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है कि हम उसको जब गोदी में खिलाते हैं, बोलते हैं कि बेटा बड़ा होके ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, जी। ये करेगा, वो करेगा। आप देखिए हजारों लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल। हजारों लोग। और सिर्फ यहाँ के ही स्टूडेंट्स नहीं, करीबन करीबन मुझे इतना तो पता है, कम से कम 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। और जो बिल्कुल। हिस्सा पहले प्रोग्राम में बनता है वो तो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है कि वो ही इज अ हिस्ट्री मेकर। जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी ये फेस्टिवल, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और इस मेले के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। ये सही जैसे ही बात। 14 को खत्म होगा, तो 15 से हम दोबारा आयास लगाने बैठ जाएंगे कि हाँ, ये अगले साल आएगा, हम ये करेंगे, नेक्स्ट ऐसा ईयर की क्या करेंगे, प्रिपरेशंस प्रिपरेशंस रहेंगी। रहेंगी। बिल्कुल सर। तो जो हमारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर इस तरीके का कहीं मौका मिलता है कि इतने बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पर आते हैं, हम्म। इतने बड़े बड़े आरजेस यहाँ पर आते हैं, कई देशों के राजदूत यहाँ पर आते हैं, जी। तो इतने सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ पर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है बिल्कुल। गूगल में किसी चीज को पढ़ना और लाइवली सामने किसी को सुनना और उसको समझना, बहुत बड़ी ये बात है। बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े चेहरे जिनसे मिलने के लिए भीड़ में हाथ दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल। वो चेहरे यहाँ पर आपके सामने होते हैं, जिनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका इंटरव्यूज कर सकते हैं। जी। तो आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मेरा स्टूडेंट वाला टाइम होता, तो मेरे लिए तो पूरे साल की मेरी क्लासेस और ये 3 दिन का फेस्टिवल एक बराबर था। ओह, सो स्वीट सर, सो स्वीट। जी ये बहुत बड़ा मौका है, ये मैं भी कहना चाहूँगी हम सभी के लिए, जितने भी जर्नलिस्ट्स हैं, बर्डिंग जर्नलिस्ट्स हैं। तो सर सवाल एक छोटा-सा यही रहेगा आपसे कि आजकल के दौर में क्या एक डेफ़िनिशन आप देना चाहेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस को, जैसा मैंने पूछा भी जी जी था जी जी आपसे जी तो? मैं फ्रीडम ऑफ जी। प्रेस, देखिए कई मायनों में हम लोग, वी आर द रियल जर्नलिस्ट, वी आर न्यूट्रल जर्नलिस्ट, जी। वी आर नॉट विद द बीजेपी, वी आर नॉट विद द कांग्रेस, मतलब कि हम ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना जी। किसी पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल। कई मुद्दों पे, कई पॉइंट्स पे हमारी जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट हम लोग बोलते हैं वो नहीं है, हुँ। पर कई चीजों पे फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट है। जी। क्यों? एकमात्र हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर आप किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। दैट इज अ फ्रीडम ऑफ प्रेस। जी। पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग मान के चलिए कि आप, कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपनी बड़ी खबरें बना रहे होते हैं, कुछ अच्छा गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, पर उससे पहले माफियाज उनको मार देते हैं। बिल्कुल, सही बात है ऐसे सर। बहुत सारे केसेस आते हैं साल भर, हम लोग उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको न्याय दिला सकें, सरकार से उनको मदद दिला सकें। हुँ। तो कहीं कहीं पर चीजें हैं, समस्याएं हैं, पर फिर भी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है,
विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां पर आपको सवाल पूछने की आजादी है। बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा जर्नलिस्ट जो अब बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं उनको समझने वाली चीज़ है ये कि अक्सर लोग गलत ले जाते हैं सिनेरियो को, सिचुएशंस को। तो ये बहुत खास चीज़ है जो उनको समझनी चाहिए और बहुत खूबसूरत आंसर दिया आपने इस चीज़ का। तो सर फैक्ट चेकिंग जो होती है, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है जर्नलिज्म में? सबसे जरूरी वो है आजकल जो फेक न्यूज या फिर जल्दीबाजी की खबरों की वजह से हम्म। माहौल खराब हो जाता है, जी। उसका कारण ही ये पेशेंस नहीं है। हम लोग टीआरपी की आड़ में इतना आगे बढ़ गए। टीआरपी, आप व्यूज देखिए ना, आज की डेट में कई सारे ऐसे लाइक छोटे छोटे चैनल्स हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं हम्म। वो गाली देना, उल्ट वल्गैरिटी ऐसी चीज ले आते हैं कि उनके व्यूज बढ़ जाए। जी। ऐसे ही अगर आप थोड़ी अच्छी जर्नलिज्म में आ जाएंगे, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको चाहिए कि हमारी टीआरपी तुरंत बढ़े। जो मैंने आपको धर्मेंद्र जी वाला किस्सा बताया जी। अभी, जी। और टीआरपी से मतलब नहीं है। हमारे देश को, हमारी जनता को सच्चाई दिखानी है। टीआरपी क्या ले जाएगी आपका? बिल्कुल। आपको एडवर्टीजमेंट बढ़ेंगे ना। सच्ची खबर दिखाइए, लंबी खबर आपकी चलेगी, अच्छी स्टोरी होगी तो आपको टीआरपी मिलेगी। हम्म। भाई टीआरपी का मतलब क्या है? आप अच्छी चीज दिखाओगे, टीआरपी मिलेगी। बिल्कुल। आप कोई सोप यूज करते हैं, जी। आपने एडवर्टीजमेंट देखा कि ये कंपनी का सोप जो है ज्यादा अच्छा है, आपने यूज किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप नहीं यूज करोगे उसको। आप वही यूज करोगे जो आपको अच्छा लगता है। मुझे जो चैनल अच्छा लगता है मैं वही देखूंगा। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही देखूंगा। मुझे जो न्यूज़पेपर अच्छा लगता है मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे उनकी भाषा शैली अच्छी लगती है, मुझे उनका विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, मुझे उनके प्रोड्यूस करने का तरीका अच्छा लगता है, जी। तो मैं वही चीज देखूंगा। तो अगर हम लोग फेक चीजें या जल्दीबाजी, बिना पेशेंस के हम लोग ऐसी खबरें दिखा देंगे जिससे कि कल के दिन हमें सॉरी या माफी मांगना पड़े, वो बिल्कुल। सब बेकार की चीजें हैं। तो मैं, चाहे वो कोई भी जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बडिंग जर्नलिस्ट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वट एवर दी जर्नलिस्ट, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पेशेंस रखिए, जी। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। टीआरपी आपका जो है भगवान नहीं बना देगी, ना ही टीआरपी आपके चैनल को, सारे चैनल डिलीट करके सिर्फ एक ही चैनल बना देगी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत चीजें हैं जो कि धैर्य रखने से अच्छी होती हैं। बिल्कुल सर, बहुत खास चीज़ है ये, हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि पेशेंस आजकल के टाइम में रखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा कि आपके हिसाब से व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन जर्नलिज्म? पत्रकारिता में सबसे बड़ा जो चेंज चाहिए वो ये चाहिए कि हमारे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। हम्म। हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने कैमरा ऑन किया, कोई भी सवाल कर लिया, जी। बट हम लोग पढ़ते ही नहीं है। किसी एक फिजिक्स के प्रोफेसर से क्वेश्चन अगर आप कर लो बायोलॉजी का, तो क्या करेगा? आंसर नहीं करेगा। बिल्कुल। आप, कोई मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर जो है आपका टूरिज्म का है, और उससे आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो डिफेंस के कर रहे हो, हम्म। तो क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए पढ़ना जरूरी है। जी। आप चाहे सवाल करिए ना करिए, आप खबर बनाइए ना बनाइए, आप कंटेंट बनाइए या ना बनाइए, आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप पत्रकारिता में हैं, पीआर में हैं, किसी भी मास कम्युनिकेशन वाली स्थान पे है, मास कम्युनिकेशन, मैं तो मास कम्युनिकेशन फिल्म इंडस्ट्री को मास कम्युनिकेशन मानता हूँ, क्योंकि वहां भी हम मास टू मास कनेक्ट करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल सर। सिंगिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर, ये दिस ऑल दी मास कम्युनिकेशन, जहां हम एक दूसरे मास को आपस में कनेक्ट करते हैं। जी। जी। तो हमारे को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हमारे जर्नलिज्म में चेंज आएगा। नहीं तो हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है। आजकल तो आप देखिए, हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है, आदमी अपना मोबाइल निकालता है, फालतू के क्वेश्चंस करता है, फालतू के रिप्लाईज आते हैं, उनको डाल देता है, बिल्कुल। उसका चैनल में व्यूज आ जाते हैं, वो सोचता है जी मजे आ गए, बढ़िया हो गया, मेरे व्यूज बढ़ गए, मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए। जी। पर पत्रकारिता फॉलोवर्स पे नहीं है, पत्रकारिता व्यूज पे नहीं है, पत्रकारिता टीआरपी पे नहीं है। पत्रकारिता समाज का आईना है। फिर से बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल। पत्रकारिता समाज की सेवा है, और चेंज लाने के लिए हमें पत्रकार बनना होगा, ना कि हमें कोई फेमस एंकर, फेमस रिपोर्टर, फेमस राइटर, फेमस कंटेंट राइटर। जी। तो हमें फेमस वाला नहीं बनना है, हमें पत्रकार बनना है। और जो पत्रकार बनता है, ईश्वर डेफिनेटली उसको इज्जत बहुत देता है। आप बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने फेम के लिए काम नहीं किया, जी। अपने देश के लिए काम किया, अपने काम के लिए काम किया। बेसिकली वर्क इज वर्शिप, अपना काम ही भगवान है। बिल्कुल। तो उनकी इज्जत होती है, क्यों नहीं होगी इज्जत? एक एक शब्द देखिए उनका लिखा हुआ, कितने बढ़िया उनके जो वर्डिंग्स होती हैं, उनको पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाह, इन्होंने खुद लिखा है। नहीं तो आजकल तो लोग क्या करते हैं, एआई में डाला, खबर बन के तैयार है, आप लगा दीजिए कहीं भी, छाप वही ना दीजिए, सर, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है खत्म हो आजकल गई। लोगों रिसर्च करनी छोड़ दी लोगों ने। की। जी।
मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करी जर्नलिज्म की, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते थे, कोर्ट जाते थे, बिल्कुल। अलग अलग जगहों पे जाते थे, डायरियां खोलते थे, ढूंढते थे, उनको नोट करते थे, डाटा लिखते थे। कलेक्शन, जी। उसके बाद हम लोग खबरों को बनाया करते थे, आर्टिकल्स को बिल्कुल। बनाया करते थे। पर आज तो क्या हो गया, गूगल बाबा डॉट कॉम। आपने गूगल खोला, खबर आपके सामने है, एआई में उसको कॉपी पेस्ट करके डाला, आपकी नई खबर तैयार है। बिल्कुल सही बात है तो सर, ओरिजिनलिटी आजकल के दौर में जी, बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत खूबसूरत चर्चा रही आपके साथ में, और मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी, जो भी हमारे जर्नलिस्ट्स हैं, बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप देखते रहिए एमएस टीवी। थैंक यू।